हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका प्यारा जूलॉजी का टीचर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं श्वसन और गैसों का विनिमय। तो आज मैं हिंदी मीडियम का आपको एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जो कि जंतु कार्यकी यानी एनिमल फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है। ठीक है। तो श्वसन और गैसों का विनिमय स्टार्ट करने पर हम लोग पहले बात जानते हैं कि श्वसन होता क्या है। तो श्वसन क्या होता है बच्चों? श्वसन होता है जब भी गैसों का विनिमय। और कौन सी गैसें? श्वसनीय गैसें। श्वसनीय गैसें दो होती हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका नाम आपने सुना होगा। तो ऑक्सीजन का उपयोग हम क्यों, श्वसन जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ऑक्सीजन का काम क्या होता है। तो O2 या ऑक्सीजन का काम क्या होता है, ये हमारे फेफड़ों में पहले जाती है। ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं श्वसन जरूरी क्यों हमारे शरीर के लिए, इस बात को। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे कहाँ पहुंचती है? फेफड़ों में। फेफड़ों से ये पहुंचती है हमारे रक्त में। कहाँ पहुंचती है बच्चों? रक्त में। और रक्त से कहाँ पहुंचती है? कोशिकाओं में। ठीक है, कहाँ पहुंचती है बेटा? कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में पहुंचने के बाद आपको मालूम होगा कोशिकाओं में क्या चीज होती है। कोशिकाओं में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन पहुंचती है। ठीक, तो ऑक्सीजन पहले कहाँ गई? फेफड़ों में, फेफड़ों से गई रक्त में, रक्त से गई कोशिकाओं में, और कोशिकाओं से गई माइटोकॉन्ड्रिया में। बात इतनी समझ में आ रही है? अब हुआ क्या फिर? माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है उस ऑक्सीजन को लेकर उससे ग्लूकोज, यानी जो हम लोग ने शर्करा खाई है, जो खाना खाया है, उसमें जो ग्लूकोज है उसको जलाता है। जलाने का मतलब होता है ऑक्सीकरण करना। क्या करना बेटा? ऑक्सीकरण। अब सवाल ये है कि ये ऑक्सीकरण कर क्यों रहा है? ठीक है, तो ऑक्सीकरण करेगा जब ये, यानी कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इससे क्या उत्पन्न होगी? ऊर्जा। और ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? एटीपी के रूप में। ये एटीपी के रूप में क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। ठीक है, यानी एनर्जी। अब ऊर्जा जो उत्पन्न हुई और साथ साथ उसके क्या निकला? CO2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको? तो ऑक्सीजन गई फेफड़ों में, फेफड़ों से गई रक्त में, रक्त गई से गई कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में क्या उपस्थित है? खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आपका क्या कहते हैं? पावर हाउस, यानी जहां पे पावर जनरेट की जाती है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, एनर्जी उत्पन्न की जाती है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे जो आपने खाना खाया था यानी ग्लूकोज, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, और जलाने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और उससे क्या बन जाता है? एटीपी। जो मैं इतना बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, या हाथ पैर चला रहा हूँ, या आप हाथ पैर चलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो उनमें खर्च होती है ऊर्जा। और ऊर्जा कौन से रूप में खर्च होती है? एटीपी के रूप में। और साथ साथ क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है रक्त में, रक्त से पहुंचती है फेफड़ों में, और फेफड़ों से पहुंचती है ये बाहर। बाहर यानी कहां पर? वातावरण में। तो आपको अब पता लग ही गया होगा कि आपको श्वसन की जरूरत है क्यों। अगर श्वसन नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारा कोई भी शरीर का अंग काम नहीं कर पाएगा। तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं श्वसन चैप्टर को। श्वसन के चैप्टर में आगे स्टार्ट करते हैं। चाहो तो तुम लोग इसको नोट कर लो, अगर नहीं नोट कर पा रहे हो जल्दी जल्दी तो स्क्रीनशॉट ले लेना या दोबारा रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको हटा रहा हूं, फिर हटा दूं। गुड। अब बात करते हैं हम लोग श्वसन की। तो श्वसन जो होता है बेटा, उसमें क्या होता है? विनिमय होता है ना? किस चीज का विनिमय होता है? विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज होना। किस चीज का विनिमय? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कौन कौन सी चीज का विनिमय होता है? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑक्सीजन आती कहां से? ये जो मैंने एरो दिखलाया है, ये कहां दिखला रहे हैं? ये कोशिका में जा रहा है। और आ कहां से रही है ऑक्सीजन? कोशिका में जाएगी, और आएगी कहां से? कोशिका में ये ऑक्सीजन जो है वो आएगी वातावरण से। ठीक है, तो वातावरण से ऑक्सीजन जो है वो कोशिका तक जाना, और कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जैसा कि अभी आपने देखा, उसका वातावरण में जाना। ठीक है, तो ये ही जो श्वसन गैसों का विनिमय होता है, किसके किसके बीच में? वातावरण और कोशिका के बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं श्वसन। तो अभी आपने समझ लिया श्वसन की जरूरत आपके शरीर को क्यों है, और साथ साथ श्वसन होता क्या है। तो श्वसन की परिभाषा क्या लिखेंगे कि श्वसन गैस, श्वसनीय गैसों का विनिमय किनके किनके बीच में?
वातावरण और हमारे शरीर की कोशिकाओं के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं? श्वसन। ठीक है, तो ये नोट कर लो इस पॉइंट को ऐसे ही, और जो मैंने बोला अगर उसको लिखना चाहो तो उसको भी लिख लेना। अब श्वसन के दो मुख्य भाग होते हैं। श्वसन के दो मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से? एक को बोलते हैं निःश्वसन, अंतः श्वसन, और एक को बोलते हैं उच्च श्वसन। यानी ये सांस को अंदर लेना, ये क्या होता है? सांस को अंदर लेना, सांस घसीटना या सांस को अंदर लेना। और इसका मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है बच्चों, तो उच्च श्वसन का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, और निःश्वसन का मतलब होता है सांस को अंदर छोड़ना। नोट कर लो इसको पहले। अब हम लोग इस पे आगे बात करते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, आगे बात करते हैं कौन कौन से। देखो हमारे शरीर में तो फेफड़े होते हैं जो श्वसन अंग की तरह कार्य करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर फेफड़े तो होते नहीं है, तो उनमें श्वसन अंग की तरह कौन कार्य कर रहा है? तो हम एक यहाँ पे चार्ट बनाएंगे। ठीक है बच्चों, वो चार्ट क्या रहेगा? एक और संघ का नाम, आपको याद होगा संघ का मतलब क्या होता है? फाइलम यानी संघ। और संघ क्या होता है? ये जंतु जगत के अंदर। तो अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप जंतु जगत वाला जो मैंने पढ़ाया है चैप्टर उसको देखिएगा। ठीक है, तो संघ जो है में खूब सारे एनिमल्स आते हैं, और एक और उसका हो गया श्वसन भाग, किससे श्वसन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं संघ का नाम ले। 11 संघ में पूरा जो जंतु जगत है वो 11 बड़े संघों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हम उन 11 संघों के यहाँ नाम लिखेंगे और उनमें किस तरीके से श्वसन होता है, यानी उनमें श्वसन अंग क्या होता है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो 11 जो वो हैं संघ, वो कौन कौन से हैं? पहला जो है वो है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। दूसरा जो संघ है उसको बोलते हैं निडेरिया। निडेरिया। तीसरा जो संघ है वह है टीनोफोरा। टीनोफोरा। चौथा जो संघ है वह है प्लेटी हेलमेंथिस। प्लेटी हेलमेंथीज। प्लेटी हेलमेंथिस। पांचवा जो संघ है उसको बोलते हैं एसके हेलमेंथिस। एसके हेलमेंथीज। फिर है एनिलिडा। फिर है मोलस्का। सॉरी, एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा। फिर है मोलस्का। मोलस्का। फिर है इकाइनोडर्मेटा। फिर है हेमिकॉर्डेटा। और लास्ट में क्या है? कॉर्डेटा। ठीक बेटा, तो ये 11 फाइलम होते हैं। ठीक है, जंतु जगत में। अब इनमें कौन कौन सा होता है? तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, इन 5 के अंदर ये अपने शरीर की बाहरी हिस्से, बाहरी झिल्ली से सांस लेते हैं विनिमय, कौन से? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, यानी विसरण विधि द्वारा। ठीक है, तो कैसे इनका श्वसन भाग क्या है? शरीर की नमी युक्त बाहरी झिल्ली,
बाहरी आवरण द्वारा। ठीक, तो इनमें सांस कैसे ली जाती है? शरीर की नमी युक्त आवरण द्वारा। ठीक, फिर एनिलिडा में कैसे लिया जाता है? एनिलिडा में होता है नमी युक्त क्यूटिकल। क्या होता है? क्यूटिकल, इसके द्वारा वो सांस लेता है। एनिलिडा मतलब केचुआ। ठीक है, बाद अगर इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो जंतु जगत वाला जो मेरा वीडियो उसको आप देखिएगा। आर्थ्रोपोडा में कई स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे क्लोम होता है। ठीक है, क्लोम बुक होती है। ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल, ट्रैकियल नलिका। अगर आपको सारे ऑप्शन दे दिए हैं तो मेन ऑप्शन क्या रहेगा? ट्रैकियल नलिका। ठीक है, ये मेन है सब में। ठीक दोस्तों, ठीक। मोलस्का में फेफड़ों तथा क्लोम द्वारा, या तो फेफड़ों द्वारा होगा या फिर क्लोम यानी गिल्स द्वारा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में कुछ है नहीं। हेमिकॉर्डेटा में क्लोम द्वारा। क्लोम को क्या बोलते हैं? गिल्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको गिल्स। और कॉर्डेटा में त्वचा, कुछ में त्वचा के द्वारा होगा। फेफड़ों, कुछ में फेफड़ों के द्वारा होगा। क्लोम कुछ में गिल्स के द्वारा होगा। ठीक है, तो इनके द्वारा हो सकता है। ठीक, तो आप नोट करिए इतना। ये तो बच्चों था कि कौन कौन से एनिमल में कौन कौन से श्वसन भाग होते हैं, श्वसन अंग होते हैं जिनके द्वारा वो श्वसन करता है। अब हमको क्योंकि यहाँ पे पढ़ना है मानव का, मानव का श्वसन तंत्र। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो आपको मैं नोट्स देता रहूं, जो भी आपको बोलता हूँ लिखवाता रहूं, ठीक है, उनको आप नोट करते चलिएगा और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन लगाइएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अटकता है तो एक दिन मैं ऑनलाइन क्लास लगाऊंगा केवल डाउट सॉल्विंग के लिए। तो अगर आप क्वेश्चन मुझे भेजे रखेंगे तो मैं उन क्वेश्चनों को देख लूंगा कितने क्वेश्चन है, तो कितनी देर के लिए डाउट क्लास लगानी है। ठीक, तो आप उस डाउट क्लास में आकर सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर डेट को मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब के। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं हम लोग बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र की। तो मानव श्वसन तंत्र में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इतना नोट कर ही लिया होगा, जो नहीं नोट कर पाया है वो स्क्रीनशॉट ले ले और बाद में नोट कर लेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा? मानव श्वसन तंत्र की। मानव श्वसन तंत्र, ये चैप्टर जो है वो 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा अगर आप नीट की या बी फार्मा की या डी फार्मा की या नर्सिंग की, ठीक है, या पॉलिटेक्निक की या फिजियोथेरेपिस्ट की, इन सब में से भी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये चैप्टर जो होगा वो आएगा। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है बेटा, तो इन सब जगह पे ये चैप्टर आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम लोग क्या बात करेंगे? मानव श्वसन तंत्र की। तो मानव श्वसन तंत्र से स्टार्ट करने से पहले मैं एक हाइपोथेटिकल इंसान का डायग्राम बनाता हूँ। ठीक, तो मान लीजिए ये उसका माथा हो गया, ये उसकी आंख हो गई। ठीक है, फिर ये उसकी नाक हो गई। नाक को मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया जानबूझकर। फिर ये इसका मुंह हो गया, मुंह को मैंने खुला कर रखा है। और ये उसका चिन्ह हो गया थोड़ी, और फिर ये उसकी गर्दन। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमको इसी के बेसिस पे लेके चलना है। अब मैं कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, ठीक है, खोपड़ी इसकी बड़ी हो गई है ना, इसके बाद दिमाग ज्यादा है। ठीक, तो आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें देखिए ये बाह्य नासा छिद्र है। बाह्य नासा छिद्र से अंदर हवा गई। जब अंदर हवा जाती बेटा तो वो सिंगल तरीके से, सिंपल तरीके से नहीं जाती, बल्कि एक घूमे हुए रास्ते से जाती है और खुल जाती है अंदर के नासा छिद्र में। ठीक है, अंदर का नासा छिद्र कहाँ होता है अभी हम बताएंगे आपको। ठीक, तो ये जो है इतना हिस्सा पहले ड्रॉ करते जाओ साथ साथ मेरे।
ये मान लो मैंने तालु बना दिया, ये तालु, चालू नहीं तालु है ये, ठीक है, ये तालु बन गया। ये अंदर का नासा छिद्र है, फिर ये होगी जुबान इसकी, और फिर ये पार्ट। अब यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ लैरिंग्स, मतलब जिससे आवाज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और ये ट्रैकिया, यहाँ पे एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर। अभी सबके मीनिंग बताएंगे आपको हम, ठीक है, पहले इतना ड्रॉ कर लो। तो आपने डायग्राम बना ही लिया होगा, ठीक है बेटा। तो ये है बाह्य नासा छिद्र हमारा, बाह्य यानी बाहर का नासा छिद्र। अभी सब समझाएंगे भी आपको हम, पहले आप एक डायग्राम के थ्रू इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर ये क्या चीज हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका नासा कक्ष। नशा मत लिख लेना तुम लोग, नशा करके कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। ये नासा कक्ष, नींद का नशा रहता है आजकल तुम लोग को, ठीक है। और फिर ये आंतरिक नासा कक्ष, आंतरिक नासा छिद्र अंदर साइड में बेटा, तो इसको बोलेंगे आंतरिक नासा छिद्र, ठीक बच्चों। फिर उसके बाद ये है ग्रसनी, यहाँ पे ये पार्ट जो होता है ग्रसनी होता है। ग्रसनी किसी भी जगह का नाम नहीं होता है, ये एक रास्ता होता है जिसके द्वारा फूड भी पास होता है, और क्या चीज पास होती है बेटा, इसी के द्वारा जो है हवा भी पास होती है। तो अब हम लोग क्योंकि यहाँ पे हवा वाला देख रहे हैं एरिया, है ना, तो हम उसको ग्रसनी को हवा के अकॉर्डिंग बताएंगे। अब फिर उसके बाद है ये, इसको बोलते हैं कंठ, इसको बाद में हम और अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंठ। कंठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर से क्या प्रोड्यूस होती है, आवाज, ठीक है। और फिर उसके बाद होती है ये श्वास नाल, इसको क्या बोलते हैं, श्वास नाल। इतना डायग्राम नोट करो, फिर समझाते तुमको। हाँ, तो डायग्राम बना लिया, ठीक है। इसका भी नाम लिख लेना, इसको बोलते हैं कंठ के द्वार का ढक्कन, कंठ द्वार ढक्कन, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब डायग्राम समझते हैं। ये हमारे हैं दो बाह्य नासा छिद्र, ठीक है, दो बाह्य नासा छिद्र हैं। इन जब इनसे एयर अंदर जाती है, हवा अंदर जाती है, तो खूब घूमे हुए रास्ते रहते हैं। उन घूमे हुए रास्तों को क्या बोलते हैं, नासा कक्ष। इन्हीं घूमे हुए रास्तों में क्या पाया जाता है, रोम होते हैं, यानी हेयर होते हैं, बाल होते हैं, और क्या होता है, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस आप जानते हो क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ। तो हेयर होता है और म्यूकस होता है, उसका काम क्या है, तो नासा कक्ष के तीन काम है, नासा कक्ष के मुख्यतः तीन काम है, ठीक है बेटा। कौन कौन से तीन काम है, पहला काम जो है इसका, वो है जो भी धूल है, और धूल धूल तथा विषाणु जीवाणु को रोकना, ठीक है। तो पहला कार्य क्या होता है इसका, जीवाणु विषाणु धूल के कणों को रोकना, ठीक है। दूसरा कार्य क्या होता है नासा कक्ष का बेटा, जो आप जब तो पहली बात तो जो हवा के द्वारा धूल भी आ रही है, उसमें बैक्टीरिया भी हैं, जीवाणु भी हैं, विषाणु भी हैं, ठीक है, या कुछ और चीज है, तो वो सबको नाक के जो अंदर के बाल होते हैं और नाक के अंदर जो म्यूकस होता है, वो चिपचिपा पदार्थ है ना, वो उसको रोक लेता है, ठीक है। दूसरा कार्य क्या होता है, जब आप लू वाली हवाएं जब चलती हैं, ठीक है, मई जून के टाइम पर, तो लू वाली जो हवा रहती है वो बहुत गर्म हवा रहती है, लू वाली, ठीक है। और तो वो जो गर्म हवा रहती है वो नाक के अंदर सुखाती चली जाती है, ठीक है। तो देखिए, जिस वक्त लू चलती है आपकी नाक सूखी सूखी महसूस होती है, गला सूखा सूखा महसूस होता है, ठीक है। तो उन गर्म हवाओं से बचाना, यानी उन सूखी हवाओं को नमी युक्त बनाना। तो ये सूखी हवा को क्या करता है, सूखी हवा को नमी युक्त बनाता है, नमी युक्त बनाना, ठीक है, ठीक है बेटा। तो सूखी हवा को कैसा बनाता है, नमी युक्त, नोट करो इतना, सूखी हवा को नमी युक्त बनाना। और तीसरा कार्य क्या होता है इसका, तीसरा कार्य होता है इसका, जब आप
ठंड में जाते हैं कहीं तो आप देखते नहीं नाक से हम लोग सांस घसीटते हैं और हवा छोड़ते हैं, ठीक है। तो नाक से सांस घसीट के हाथ पे हवा क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि नाक क्या काम करती है, उस ठंडी हवा को जो है उसका ताप बढ़ाती है। और ताप बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मुंह से ब्लोअर चलने लगा, है ना। उसका मतलब क्या होता है, वो हमारे शरीर के ताप के बराबर उसको करती है। तो ठंड हवा को शरीर के ताप के बराबर बनाना, ठंडी हवा को शरीर के ताप के बराबर करना, ठीक है। तो ये 3 मुख्य काम होते हैं किसके, नासा कक्ष के, ठीक है। तो आपने पहला क्या पढ़ा कि सबसे पहले बाह्य नासा छिद्र कितने होते हैं, 2। उनमें क्या होते हैं, रोम यानी हेयर होते हैं, बाल होते हैं, और क्या होता है, म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ। वो क्या काम करता है, वो नासा कक्ष में पूरी जगह पे मौजूद होता है। तो वो धूल और जीवाणु विषाणुओं को रोकता है, सूखी हवा को नमी युक्त बनाता है, और ठंडी हवा को शरीर के ताप के बराबर करता है, ठीक है। फिर ये हवा जो है वो आंतरिक नासा छिद्र में आ जाती है, यानी मुंह के पास वाले एरिया में, और फिर उसके बाद वो ग्रसनी से होती हुई कहाँ जाती है, कंठ में, ठीक है। हवा कहाँ जाती है, ग्रसनी से होती हुई कंठ में, और कंठ से होती है श्वासनाल में। यहाँ तक की तो कहानी एक है, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए, कंठ के ऊपर एक ढक्कन होता है, ये कंठ द्वार ढक्कन, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे क्या होता है, जब भी आप भोजन करते हैं और भोजन को जब निगलते हैं, तो निगलने के टाइम पर ये कंठ द्वार यूं बंद हो जाता है। मान लीजिए ये हाथ मेरा कंठ है और ये है कंठ द्वार ढक्कन, तो कंठ द्वार ढक्कन जो है यूं बंद कर देता है उसको, कंठ द्वार को। क्यों? अगर ऐसा नहीं करेगा तो आपका भोजन जो है वो कंठ और श्वासनाल में फंस जाएगा, जिसकी वजह से बिल्कुल आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपका किसी ने गला दबा दिया हो, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक, कि कभी भी आप खाना खाते समय, भोजन करते समय कभी भी आपको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो उच्छ्वासन होता है, यानी सांस बाहर निकलती है, और जब सांस बाहर निकलती है तो ढक्कन खुल जाता है। अगर आप भोजन करते समय, भोजन को निगलते समय बोलेंगे तो ये ढक्कन खुल जाएगा, और ढक्कन खुल जाएगा तो गलती से खाना कंठ और श्वासनाल में चला जाएगा। तो ये बात सारी समझ में आ रही है आपको, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर हम आगे इसको कंठ और श्वासनाल को बनाते हैं।